Hello beta, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home, enjoying your studies. Beta, today we are going to start a fresh lecture. That is, in last lecture we have completed what? We have completed the chapter that is of history, the rise of nationalism in Europe. Now in this lecture we are going to start a fresh lecture which is of geography of 10th class, that is the agriculture. क्या बेटा? Agriculture. इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश लेक्चर, फ्रेश टॉपिक, फ्रेश लेसन के बारे में चर्चा करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन. बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. व्हाट इज माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू? माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एग्रीकल्चर? एंड हैव यू एवर थॉट अबाउट द पास्ट, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का ओरिजिन आया कहां से? कहां से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई? ठीक है, इस बारे में हमने चर्चा करनी. ठीक है, समझिए. पहले मैं बताऊंगा ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी एक्टिविटी एवर प्रैक्टिस बाय ह्यूमन बीइंग मींस एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर की सबसे पहली विशेषता यह है कि ये क्या है? सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट और प्राइमरी, सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है जो कभी ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रैक्टिस की गई थी. इट वाज द फर्स्ट एवर. क्या थी बेटे? सबसे पहले. इसके बारे में बेटा कैसे सेटिस्फेक्शन हमने, हाउ विल वी गेट द सेटिस्फेक्शन? हमने बेटा लगभग 6.5 मिलियन ईयर्स बैक जाना पड़ेगा. मींस लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पीछे जाना पड़ेगा इन द हिस्ट्री. When it was the age of the dinosaurs. Dinosaurs were survived at the earth at that time. उस समय क्या हुआ बेटा? At that time there was a rain of the asteroid on the earth. अर्थ से एस्टेरॉइड की क्या हुई बेटा? अर्थ पर एस्टेरॉइड्स की बरसात हुई, जिससे क्या हुआ? When these asteroids entered into the environment of the earth, so due to the friction they got fired. वो एस्टेरॉइड कैसे हो गए बेटा? जलने लगे, आग के गोले में बदल गए. और जैसे ही वो अर्थ से टकराए, तो क्या हुआ बेटा? कई तरह के डायनासोर्स थे. उड़ने वाले भी थे, चलने वाले भी थे, रेंगने वाले भी थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी थे. ठीक है, क्या हुआ बेटा? अर्थ पर डायनासोर्स की जो प्रजाति है उसका अंत हो गया. कैसे हो गया? जब वो एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया बेटा, वो एस्टेरॉइड इतना विशाल था कि अर्थ से टकराने के बाद धूल का और लावा का एक बहुत बड़ा भाग क्या हुआ बेटा? उछल कर कहां चला गया? इन द एनवायरमेंट में, मींस एटमॉस्फेयर में चला गया. एटमॉस्फेयर में जाने के बाद तो जो जानवर थे वो बेटा 20 किलोमीटर दूर से ही, ठीक है, एंड इवन मोर देन 80 किलोमीटर दूर से ही वो ब्लाइंड हो गए. और सभी जो अर्थ पर थे उस समय डायनासोर को पूरी तरह से खत्म हो गए. ठीक है बेटा. अब जब वो खत्म हो गए तो बाकी डायनासोर्स जो बचे हुए थे, कैसे बचे हुए थे? जो डायनासोर्स बचे हुए थे उड़ने वाले. ठीक है. अब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया था क्या बेटा? लावा, मैग्मा. ठीक है, वो अब क्या हुआ? वापस अर्थ के सरफेस में आया. और जो डायनासोर्स बचे हुए थे उड़ने वाले, वो बरसात ने उन डायनासोर्स को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया. ठीक है. अब इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में बेटा क्या कुछ प्राणी बच गए. वो कौन थे? स्तनधारी. क्या बेटा? मैमल्स, जिनमें रैट की प्रजाति थी. वो क्या था? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे वर अंडर द अर्थ. वो अर्थ के बीनत में चले गए. ठीक है. और कहीं ना कहीं उन्हीं से हमारा ओरिजिन हुआ. फिर क्या है बेटा? फिर प्रीमेट्स आए. प्रीमेट्स ने धीरे धीरे क्या किया? अर्ली ह्यूमन बीइंग का क्या हुआ? अर्ली ह्यूमन बीइंग में इवोल्व हुए. ठीक है. अर्ली ह्यूमन बीइंग में इवोल्व होने के बाद बेटा जो अफ्रीकन वैली में थे, कहां पर? अफ्रीकन रिफ्ट वैली में. जब अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी बेटा, तो उस समय तक वो अर्ली ह्यूमन बीइंग कहां रहते थे? दे लिव ऑन द ट्रीज. ठीक है. वो काफी भारी थे, तो वो डालियों पर चलते नहीं थे, लटक कर झूलते थे. ठीक है. तो क्या हुआ? जब अफ्रीकन रिफ्ट वैली का क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन हुआ, तो वहां पर बरसात होनी बंद हो गई. तो वो क्या हो गया? बंजर हो गया. और जो उस जगह पर कहां रहते थे बेटा? प्रीमेट्स, अर्ली मैन कहां रहते थे? पेड़ों पर. अब उन्हें पेड़ों से उतरकर नीचे आना पड़ा इन द सर्च ऑफ द फूड.
और जब वो फूड की सर्च में नीचे आए तो उन्हें जो खाने को मिला उन्होंने वो खाया। धीरे धीरे बाय द टाइम दे लर्न द आर्ट और द साइंस ऑफ व्हाट स्टोरिंग, स्टोर करना शुरू किया। एंड बाय द टाइम दे लर्न अबाउट एग्रीकल्चर। हाउ दे लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में कैसे सीखा था? द फूड दैट दे ईट, दैट दे ईट, जो फूड को खाते थे। एंड सम टाइम द सीड्स ऑफ दिस फ्रूट थ्रोन ऑन द अर्थ, वो फेंक दिए जाते थे अर्थ पर। जब उन्हें मैन्योर और वाटर इन ऑप्टिमम क्वांटिटी में मिला तो वो उगकर उससे नया सैपलिंग मींस तंतु या नया उभर कर आ गया पेड़ पौधा। ठीक है, दे ऑब्जर्व दीज कंडीशंस, अर्ली ह्यूमन ने इन कंडीशंस को ऑब्जर्व किया एंड दे लर्न द आर्ट एंड द साइंस ऑफ द एग्रीकल्चर। उन लोगों ने एग्रीकल्चर को क्या किया बेटा? सबसे पहले शुरुआत अगर किसी प्रोफेशन की हुई थी, दैट वाज द एग्रीकल्चर। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, एवर प्रैक्टिस बाय ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट बेटा, 2/3 पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए लगभग 2/3 पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर कौन बेटा? 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंडेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है बेटा, सबसे पहले नेट ऑन एरिया इज अबाउट 51%। कितना बेटा? सबसे पहले अगर चर्चा की जाए तो नेट ऑन एरिया जो है कितना है? दैट इज 51%। ठीक है, अब ये नेट ऑन एरिया क्या होता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट फर्दर। अभी के लिए आप समझ लीजिए इंडिया में जो नेट ऑन एरिया है वो कितना है? दैट इज 51%। इन अदर वर्ड्स यू मे से इट इज द एरिया व्हिच इज अरेबल। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेप्ट चाइना लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज इन द चाइना। मींस सबसे ज्यादा कहां पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर लोग? दैट इज फर्स्ट इन चाइना एंड सेकंड इन इंडिया। दूसरा कौन सा है बेटा कंट्री? इंडिया। इसके बाद अकाउंट 26% ऑफ जीडीपी आप क्या है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जितना भी पूरे ईयर में हमारी कंट्री का जीडीपी आता है उसका 26% बेटा हमें कहां से आता है? दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर। कहां से? एग्रीकल्चर से हमें कितना मिलता है? दैट इज 26% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर? इंडियन इकोनॉमी में क्या है? जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज को बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है? दैट इज द एग्रीकल्चर। फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 45% ऑफ नेशनल इनकम by agriculture along with forest and fisheries। बेटा दो एक्टिविटीज हैं, पहला एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। These are also considered under agricultural activity। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फिशरीज के साथ मिलकर क्या करता है बेटा? जो हमारी इकोनॉमी है उसका 45% नेशनल इनकम ये कंट्रीब्यूट करता है। देखिए ध्यान से बेटा, हमारा कितना है कंट्रीब्यूट, कितना कर रहा है? 45% ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन अगर बात की जाए इसकी तो क्या है बेटा? नेट ऑन एरिया कितना है? दैट इज 51%। सो कंसीडरेबली इट मस्ट कंट्रीब्यूट मोर देन 51%, बट इट इज मोर, इट इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 51%। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। ड्यू टू व्हाट, इसका रीजन क्या है? in the upcoming lectures we are going to discuss about that। Give strength to agro-based industries to provide employment in rural areas। क्या है ना? एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इंडिया में जो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उन इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथ देता है। मींस उन इंडस्ट्रीज को इतना एग्रीकल्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल देता है कि वो इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में
वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? नेक्स्ट वन एरिया 51% है। चाइना के बाद सबसे बड़ी कंट्री है जहां की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तीसरा 26% जीडीपी को क्या करता है बेटा? कंट्रीब्यूट करता है। रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद 45% नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इसका नेशनल एरिया 51% है। ठीक है, अर्लियर इट वाज 55%। नेक्स्ट गिव स्ट्रेंथ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथ देता है क्या बेटा? रूरल एरियाज में वो लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट लैंड अंडर एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर के अंडर कितना लैंड है? ठीक है, चलिए इसे एक बार ऊपर से मैं रख कर देता हूं। बेटा द एरिया इन इंडिया दैट इज 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, अब अगर बात की जाए प्रोड्यूसिंग 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर फ्रॉम सेम फील्ड, लैंड अंडर एग्रीकल्चर कैसे आता है और कितना आता है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा कि इंडिया में द लैंड इन इंडिया विच इज अंडर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वेयर द फार्मर्स आर यूज्ड टू ग्रो 2 or 3 क्रॉप्स फ्रॉम अ सेम लैंड इन अ ईयर। ठीक है, एक ईयर। दूसरा नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया क्या है बेटा? नेट सोन एरिया क्या है? नेट सोन एरिया इज द लैंड कल्टीवेटेड इन अ ईयर, मींस एक साल में, एक वर्ष में जितने लैंड पर कल्टीवेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेट सोन एरिया। ठीक है, मींस मान लीजिए दिस इज अ पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, और इसके इतने पार्ट पर, मींस इतने पार्ट पर क्या हुआ है? कल्टीवेशन। ठीक है, ये पार्ट, इस पर क्या हुआ बेटा? कल्टीवेशन हुआ है। ये पार्ट कैसा है? दिस इज रेस्ट। तो बेटा नेट सोन एरिया क्या होगा? वो लैंड, ये क्या होगा बेटा? दिस विल कंसीडर्ड एज नेट सोन एरिया, मींस वो एरिया जहां पर कल्टीवेशन होता है एक वर्ष में, दैट इज कंसीडर्ड एज नेट सोन एरिया। इसके बाद ग्रोथ सोन एरिया, ग्रोथ सोन एरिया क्या होता है? लैंड कल्टीवेटेड मोर देन वंस टुगेदर विद नेट सोन एरिया, मींस समझिए ये लैंड है, ये वंस क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक बार कल्टीवेटेड हुआ, तो ये क्या हुआ? नेट सोन एरिया। और ये एक दूसरा लैंड है जहां पर क्या बेटा? कल्टीवेटेड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार कल्टीवेटेड हुआ है, तो ये वाली लैंड और इसके साथ साथ ये, इन दोनों के एग्रीगेट को, ठीक है, इन दोनों के एग्रीगेट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज ग्रॉस सोन एरिया। बेटा उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज एज ग्रॉस सोन एरिया। आगे चर्चा करते हैं। Thus farmers with smaller net sown area are able to produce sufficient food by increasing net sown area to gross sown area। क्या लिखा है? मैंने बताया कि इंडिया में 2 से 3 क्रॉप्स को फार्मर उगाता है। इंडिया का फार्मर एक वर्ष में 2 से 3 क्रॉप उगाता है। ठीक है, सिमिलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड पर, ठीक है, एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड पर इंडियन फार्मर 2 से 3 क्रॉप्स को उगाता है। ठीक है, मैंने बताया बेटा इंडिया में फार्मर्स के पास बेटा लैंड कैसी होती है? स्मॉलर नेट सोन एरिया, मींस जो नेट सोन एरिया वो कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, और जब ये नेट सोन एरिया कैसा होता है बेटा? छोटा होता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? इंडियन फार्मर अपने ग्रेट
efforts, great efforts and टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है, क्या करता है, इसकी क्या बढ़ा देता है बेटा, नेट जोन एरिया को बढ़ाकर क्या कर देता है, ग्रोस जोन एरिया। और अगर ये ग्रोस जोन एरिया बेटा कब होगा, नेट जोन एरिया जब वंस क्या होगा, वंस कल्टीवेशन होगा बेटा इसमें। लेकिन जब किसान एफर्ट करता है तो वो क्या होता है, इट कल्टीवेटेड मोर देन वंस, मींस एक से ज्यादा बार कल्टीवेशन होता है, तो वो क्या, किसान इसे अपने एफर्ट लगाकर इस नेट जोन एरिया को किस में बदल देता है, ग्रोस जोन एरिया। और फिर यहाँ पर बेटा क्या होगा, अगर ये ग्रोस जोन एरिया में आएगा तो इसका जो प्रोडक्शन होगा बेटा वो भी क्या होगा, प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, दैट विल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करता है आपने शेयर एफर्ट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, इंडियन फार्मर स्मॉलर नेट जोन एरिया में भी एबल होता है प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड बाय इंक्रीज नेट जोन एरिया टू ग्रोस जोन एरिया। नेट जोन एरिया को ग्रोस जोन एरिया में चेंज करके वो क्या करता है, अपने सफिशिएंट फूड नीड को पूरा करता है। नेक्स्ट जोन एरिया इन इंडिया 141 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसके अलावा दैट इज 46.2% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया में जो नेट जोन एरिया है बेटा मींस दैट इज अरेबल लैंड कितना है, दैट इज 46.24%, 141 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। 141 मिलियन हेक्टेयर्स क्या है, नेट जोन एरिया, जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का कितना है बेटा, 46.24%, 46.24%। अब क्या है बेटा, अब ये तो है टोटल एग्रीगेट जो है वो ये है 46.24%। अब ये जो नेट जोन एरिया है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, हर एक स्टेट में ये अलग अलग होता है। वो कैसे होता है, दो एग्जांपल बेटा यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किए हैं, आई हैव गिवन ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। फर्स्ट एग्जांपल, नेट जोन एरिया टोटल ये है, लेकिन इंडिया में स्टेट बहुत सारे हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है बेटा, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो क्या है बेटा, हर स्टेट में जो नेट जोन एरिया है वो अलग अलग होगा, किसी स्टेट में कम होगा, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत कम और किसी स्टेट में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर 2 स्टेट है बेटा, 2 एग्जांपल दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश मींस अरुणाचल प्रदेश में जितना भी टोटल ज्योग्राफिकल लैंड है, ठीक है, ठीक है, समझिए ये क्या है बेटा, दिस इज टोटल ज्योग्राफिकल लैंड इज इक्वल टू 100% टोटल ज्योग्राफिकल लैंड। लेट्स से इसे मान लेते हैं हम 4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या है, इसका केवल 3.4%, इसका केवल 3.4% ही क्या होगा बेटा, अंडर होगा किसके, नेट जोन एरिया मींस एग्रीकल्चर। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, दैट इज 3.4% ओ 4 किलोमीटर स्क्वायर मींस बहुत कम, ठीक है। तो समझ में आया, नेट जोन एरिया अलग अलग होता है अलग अलग स्टेट्स का। अब ऐसा क्यों है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स स्लोप या रिलीफ, इसके रिलीफ की वजह से, रिलीफ मींस रिलीफ इसका कैसा है, दैट इज हिली। इसका जो रिलीफ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हिली एरिया, ये हिली एरिया है। तो यहाँ पर जो नेट जोन एरिया है उसका टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का 3.4% है, ठीक है। दूसरी और एक एग्जांपल हमने किसका लिया बेटा, पंजाब, इसका बेटा पंजाब, ठीक है। पंजाब का एग्जांपल क्या है, पंजाब का टोटल ज्योग्राफिकल लैंड जो भी है, टोटल टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का क्या बेटा 82.2% क्या है, दैट इज नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया कितना है, दैट इज 82.2%।
लैंड इज अंडर नेट जोन एरिया, वो नेट जोन एरिया के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये हिली है, इसका रिलेटिव क्या है, दैट इज प्लेन्स, और प्लेन्स में भी कौन सा, एलुवियल प्लेन्स। ठीक है, तो इन कंपैरेटिवली आप क्या पता लगा सकते हैं, द एरियाज आर हिली एरियाज कंपैरेटिवली टू द हिली एरियाज इन द एलुवियल प्लेन्स देयर इज द नेट जोन एरिया इज प्रीटी मोर, नेट जोन एरिया वहां पर बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द प्लेटेस इन द हिली रीजन। इंडियन ग्रेट इंडियन नॉर्थर्न प्लेन्स अलोंग विद द कोस्टल प्लेन्स कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द एग्रीकल्चर दैट इज द नेट जोन एरिया इन इंडिया। ठीक है बेटा, तो क्या है, हिली रीजन में नेट जोन एरिया बहुत कम होता है, प्लेन्स में कंपैरेटिवली टू दिस बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं बेटा मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के मेन फीचर्स क्या क्या है बेटा, नाम तो फीचर्स है बट समवेयर देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो। ठीक है, फर्स्ट कंसीडरेबल इंक्रीज इन yield पर एकड़ हेक्टेयर। ठीक है, जो बेटा पहले उपज होती थी, जो पहले प्रोड्यूस होता था पर ईयर, उसमें बहुत ज्यादा ट्रिपल, मैं अगर आपसे कहूं यहाँ क्या लिखूं, ट्रिपल इंक्रीज मींस आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंस या पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था 1947 में, उसके बाद से इंडियन एग्रीकल्चर में कंसीडरेबल इंक्रीज हुआ है इन yield पर ईयर पर हेक्टेयर। ठीक है, वो क्यों हुआ है, बिकॉज द फार्मर्स आर यूजिंग, वो क्यों हुआ है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स अलोन, द फार्मर्स नाउ आर यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं फार्मर्स, इसकी वजह से द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल नेवर डिक्रीजेस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोयल एग्जॉस्ट, सोयल एक्सोशन मींस सोयल एग्जॉस्ट सोइल, ये क्या होता है सोयल एक्सोशन, यस बेटा, एक पार्ट ऑफ लैंड पर एक तरह की फसल लगातार उगाने से उसमें सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, उनकी मात्रा में कमी आ जाती है, जो उस तरह की फसल को उगाने के लिए जरूरी होते हैं। इसको रिकैप्चर करने के लिए फार्मर या तो लैंड को क्या खाली छोड़ देता है, या लैंड पर क्रॉप का रोटेशन कर देता है, मींस किसी और तरह की फसल को उगा लेता है, या फर्टिलाइजर तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करके उसकी फर्टिलिटी को सस्टेन बनाए रखता है। ठीक है, तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हुआ है बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है ग्रेट एक्सटेंट, इसी वजह से जो क्या है बेटा लैंड यील्डिंग पर ईयर जो है वो बढ़ गई। नेक्स्ट HYV of seeds are used, high yielding variety of seeds are used, HYV means high yielding variety, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं वो यूज हो रहे हैं। अब ये यूज कब हुई थी, ये टर्म कब आई थी, व्हेन इट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। नॉर्मनी बुलर कौन थे बेटा, नॉर्मनी बुलर वाज द मास्टरमाइंड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड एचवी राधास्वामी वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसके बाद इन सम पार्ट्स फार्मर, ये बेटा क्या है, ये ड्रॉबैक्स है, ये क्या है, ड्रॉबैक्स है कहीं। इन सम पार्ट्स फार्मर प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंडिया के आज भी बहुत सारे पार्ट्स में जो फार्मर है वो क्या करते हैं बेटा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्यू टू देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज व्हाटएवर दे थिंक अबाउट दैट। वो कहते हैं भाई हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हम इसे कैसे छोड़ दें, तो वो आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग ही कर रहे हैं। ट्रेडिशनल इन द सेंस सब्सिस्टेंस, दे ग्रो ओनली फॉर देयर नीड, जितनी उनकी नीड होती है उतना ही उगा पाते हैं। नो कमर्शियल प्रैक्टिस इज बीइंग practiced by them. Next, animals still an important role. Animals still play an important role. आज भी इंडियन एग्रीकल्चर में एनिमल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो क्यों प्ले करते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे? समझिए एक बात, मैंने आपको बताया था इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन के पास क्या है बेटा, स्मॉल लैंड है, ठीक है। और अगर कोई स्मॉल है उसके पास 1/3 पॉपुलेशन के बाद
वो कितना है बेटा, लेस देन 1 हेक्टेयर, मींस 1/3 जो फार्मर से जितने भी 46.2 पर यस, ये 2/3 के 1/3 जो बेटा फार्मर से उनके पास क्या है बेटा, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। दे कांट अफोर्ड मशीनरीज, न्यू टेक्निक्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें ये अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अगर ये मशीन्स वहां पर यूज करेंगे तो उस मशीन का जो खर्च वहां पर आएगा दैट इज नॉट कंसिडरेबल, वो इसके प्रॉफिट में मीट नहीं होगा। इसीलिए आज भी क्या है, एनिमल्स आज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग में आज भी एनिमल का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद primarily depends upon monsoon. Many of the parts in India are still dependent on natural monsoon, natural irrigation, that is the monsoon. Primarily आज भी monsoon के ऊपर ही निर्भर होता है इंडियन एग्रीकल्चर। Next, 1/3 are still small farmers. 1/3 आज भी small farmers हैं, that is उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। Means of transport are inadequate और roads are unmetered. Means roads are unmetered. roads कैसे हैं? unmetered है, मीन्स कच्चे रोड हैं, जो खेतों पर रोड होते हैं इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। रोड कैसे हैं बेटा इंडियन एग्रीकल्चर में? बहुत कच्चे हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनएडिक्वेट है। मोस्ट ऑफ द विलेज, most of the villages in Indian agriculture are not linked with the market. वो मार्केट से नहीं जुड़े होते हैं, उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनएडिक्वेट होते हैं। इट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। स्टोरेज फैसिलिटीज आर इनएडिक्वेट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक दैट स्टोरेज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया विद द स्मॉलर फार्मर। ओनली सम माइनर फार्मर्स हैज अ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। ओके, अब हम चर्चा करते हैं लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लैंड यूज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का किस तरह से होता है और किस कंट्री में कितना होता है। आई हैव एनलिस्टेड टॉप 10 कंट्रीज इन दिस टेबल। ठीक है बेटा, लैंड यूज की अगर बात की जाए तो लैंड यूज 2 तरह से होता है। 2 तरह से कैसे होता है? एक तो होता है बेटा कल्टीवेटेड लैंड और एक होता है अरेबल लैंड। कल्टीवेटेड लैंड मीन्स crops can be grow, मीन्स कल्टीवेटेड लैंड वो लैंड जिसपे क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। अरेबल लैंड crops are grown मीन्स कल्टीवेटेड लैंड का वो पार्ट, ये क्या होता है कि वो लैंड होता है जितने में हम कोई फसल उगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जितने लैंड पर इसमें से कल्टीवेटेड लैंड के जितने भाग पे मान लीजिए कितना है, इसी 10 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है। कल्टीवेटेड लैंड कितना है तो दैट इज 10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर में से क्या होता है, मैं फसल उगाता हूँ, मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता हूँ, कितने पर करता हूँ 7 हेक्टेयर। तो बेटा 10 हेक्टेयर लैंड क्या था, दैट इज द कल्टीवेटेड लैंड। और अरेबल लैंड कैसा है, मींस जिसमें एक्चुअल में मैं प्रोडक्शन या किसी फसल को उगा रहा हूं, दैट इज द 7 हेक्टेयर। तो यहां पर क्या है बेटा, रैंक कंट्री, कल्टीवेटेड लैंड किलोमीटर स्क्वायर, कल्टीवेटेड लैंड परसेंट, अरेबल लैंड किलोमीटर स्क्वायर, अरेबल लैंड इन परसेंटेज। ठीक है, चर्चा करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड। किसकी बेटा, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में 1,72,35,800 किलोमीटर स्क्वायर क्या है बेटा, कल्टीवेटेड लैंड। ठीक है, जो वर्ल्ड के अगर बात की जाए, जो वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल लैंड का कितना है बेटा, दैट इज 11.6%। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए वर्ल्ड में जो अरेबल लैंड है वो कितना है, 1,57,49,300 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो कितना है टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का कितना भाग है, 10.6%। मींस इस वर्ल्ड में जितना भी ज्योग्राफिकल लैंड है, उस ज्योग्राफिकल लैंड के
11.6% पार्ट को हम कल्टीवेशन एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम कितने पार्ट को यूज कर रहे हैं, दैट इज द 10.6%। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नंबर फर्स्ट इंडिया। इंडिया का बेटा अगर बात करें, इंडिया का जो कल्टीवेटेड लैंड है वो है 18,91,761 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ये 57% है किसका, टोटल ज्योग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और लेकिन ये कैसा है कि कल्टीवेटेड लैंड है जिसपे फसल उगाई जा सकती है, लेकिन वास्तव में कितने पे उगाई जा रही है, 17,53,694 किलोमीटर स्क्वायर, और वो कितना है, 52.8% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल लैंड। टोटल ज्योग्राफिकल लैंड समझ आया। अरेबल लैंड इंडिया का कितना है, दैट इज 52.80%। बेटा लैंड तो इंडिया का कितना है, 52.80%। ठीक है, मतलब 52.8% पर एक्टिविटी हो रही है किसकी, ज्योग्राफिकल लैंड पर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। लेकिन एग्रीकल्चर बेटा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज 45% टू द इकोनॉमी, जबकि इसे करना कितना चाहिए, कम से कम इतने से तो ज्यादा करना चाहिए नहीं। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो मैंने बताया था, इनएडिक्वेट मींस इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज, सॉरी फैसिलिटीज, इनएडिक्वेट क्या बेटा, इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज, इन कई सारी चीजों की वजह से क्या होता है, इंडिया का स्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि इंडिया है सबसे ज्यादा, अगर किसी कंट्री के पास कल्टीवेटेड और अरेबल लैंड है वो इंडिया ही है, लेकिन इंडिया प्रोडक्शन के मामले में कई कंट्रीज से पीछे रह जाता है। इवन इट इज बिहाइंड फ्रॉम कनाडा। कनाडा 5.2% है बेटा, और केवल 4.7% लैंड ऐसा है जिसपे क्या करते हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बट इट डिफीटेड इंडिया, लेकिन ये इंडिया को डिफीट कर देता है। ठीक है, तो वहां मीन्स की बात। सेकंड यूएसए 16,81,806 किलोमीटर स्क्वायर, 17.1% कल्टीवेटेड लैंड है। 16,52,028 किलोमीटर स्क्वायर कैसा है, अरेबल लैंड है, और 16.8% पर क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का प्रिवेलिंग होता है। आगे चर्चा करेंगे। नंबर थर्ड रशिया, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 12,65,267 किलोमीटर स्क्वायर लैंड इज व्हाट, दैट इज द कल्टीवेटेड लैंड, एंड इट इज व्हाट, इट इज 7.4% ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड। ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का कितना पार्ट है, 7.4%। 12,48,169 which is what 7.3% ऑफ अरेबल टोटल ज्योग्राफिकल लैंड जिसपे फसलें उगाई जाती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। चाइना, चाइना इज nowadays the largest producer of what, of the crops in the world, many of the crops. China as China is what, China is producing rice most in the world. ठीक है, चर्चा करते हैं। चाइना 12,38,013 कल्टीवेटेड लैंड है, ज्योग्राफिकल लैंड का चाइना है, जिसमें से 10,84,461 किलोमीटर स्क्वायर पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, जो 11.3% है किसका, दैट इज द टोटल ज्योग्राफिकल लैंड। मींस बेटा ये तो मैंने परसेंटेज दिखाया हुआ है, ये परसेंटेज मैंने वो दिखाया हुआ है जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का है। मान लीजिए लेट्स से 100% ज्योग्राफिकल लैंड है किसी कंट्री का, उसके 10.6% पार्ट पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा रही है। नेक्स्ट दैट इज ब्राजील, 8,485 किलोमीटर स्क्वायर, ये कितना है बेटा, 7.6% है इसका टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का, और बेटा इसमें से अरेबल लैंड कितना है, दैट इज 7,32,359। ठीक है बेटा, और इसका 6.8% पार्ट पर क्या होता है, दिस इज द अरेबल लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा, 5,90,205 क्या है बेटा, कल्टीवेटेड लैंड, 5.2% लैंड इज कल्टीवेटेड लैंड इन इंडिया। 4,69,281 लैंड कैसा है, अरेबल, तो क्या है टोटल लैंड का, दैट इज 4.7%, दैट इज 4.7%। नेक्स्ट बेटा ऑस्ट्रेलिया,
Australia has 4,77,695. 6.3% है बेटा कौन सा कल्टीवेटेड लैंड टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का, जबकि 4.8 लाख या 4.9 लाख का क्या होता है अरेबल लैंड है जो 6.2% है टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का। नेक्स्ट इज द इंडोनेशिया 4.8 what approximately 4.8 lakh is what cultivated land, 25.1% is the total geographical percent of the total geographical, 2.5 lakh kilometer square पर क्या होती है अरेबल लैंड है, that is 13% of total geographical land। नेक्स्ट बेटा नाइजीरिया 4.2 lakh, ठीक है, या 4,12,938 किलोमीटर स्क्वायर। 44.7% क्या है बेटा 44.7% टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का ये कल्टीवेटेड लैंड है, जबकि 3,44,577 किलोमीटर स्क्वायर अरेबल लैंड है, उसमें 37.3% है टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 3,97,598 किलोमीटर स्क्वायर लैंड कैसा है, दैट इज द कल्टीवेटेड, जो क्या है बेटा 14.3% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल लैंड, जबकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कितने परसेंट पर होती हैं 3,86,476 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज द 13.9%। बेटा इन कंट्रीज का प्रोडक्शन अगर देखा जाए इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, so many of the country, most not all of the countries arable and cultivated land is less than India of every country, but most of the countries in this list are beaten the production of India, ठीक है, that is what as we learned the features of Indian agriculture, so that is why see there were some drawbacks in Indian agricultural activities, so that is why the production of Indian agriculture is now defeated by many of the countries who has less countries of arable land, that is many of the countries, okay beta। So prepare this table well, prepare the table in fair note, ठीक है बेटा, it will help you further। Till then stay healthy, stay safe। If you find the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you, have a good day।